नमस्कार बच्चों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट लेक्चर, जो कि हमने अभी आज डांडी मार्च से शुरू करना है। एक बार फिर से उन सभी बच्चों का स्वागत है जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक हमारे सारे लेक्चर उन्होंने देख लिए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के हों या चाहे इंग्लिश के हों, चाहे साइंस के हों, ज्योग्राफी के हों, सभी ओवरऑल देख रहे हैं और अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं। लास्ट 1 वीक है तो हम एक तरह से मैराथन रन करनी है, लेकिन ये लास्ट स्प्रिंट है। जो इसमें तेज भागेगा फाइनली नंबर उसी का आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में कहाँ पे छोड़ा था, डांडी मार्च पे छोड़ा था। डांडी मार्च के बारे में कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई थी कि एक तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो हुई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 1921 में, है ना, जो किसकी वजह से, चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से बंद कर दी गई थी। उसकी वजह से गांधी एक मास लीडर बन गए थे कि कहाँ से, एलीट क्लास से मास मूवमेंट बन गया था। और कांग्रेस भी एक तरह से कौन सी पार्टी बन गई थी, मास पार्टी। मास पार्टी मतलब लोगों की, जनता की पार्टी। पहले कैसे कहलाई जाती थी, वो एक एलीट क्लास मतलब बड़े अमीर पढ़े लिखे लोगों की पार्टी कहलाई जाती थी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे डांडी मार्च से। डांडी मार्च कैसे शुरू हुआ कि, और डांडी मार्च को गांधी ने क्यों चुना। डांडी मार्च को गांधी ने इसलिए चुना क्योंकि उस समय में टैक्स लगाया जाता था किस पे, सॉल्ट पे। सॉल्ट हर घर में यूज़ होता है, तो एक कॉमन प्रॉब्लम थी हर एक इंडियन की। तो गांधी ने सॉल्ट लॉ इसलिए चुना ताकि वो हर घर में एक तरह से अप्रोर जगा सके, मतलब एक तरह से विरोध जगा सकें अंग्रेज़ों के खिलाफ। ठीक है, तो पहले सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह कहते हैं डांडी मार्च को। एक तरह से डांडी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहाँ ख़त्म हुआ, डांडी में ये क्या किया गया, सॉल्ट लॉ तोड़ा गया। ठीक है, तो ये शुरू हुआ साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को। कहाँ, कब, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से कहाँ जाके ख़त्म हुआ, डांडी एक विलेज है गुजरात में, वहाँ पे ख़त्म हुआ। ठीक है, कब ख़त्म हुआ ये, 6 अप्रैल को। ठीक है, 6 अप्रैल कितना, 1930। देख सकते हैं आप, ये कितने दिन का रहा फिर आप अनुमान लगा लीजिए। ठीक है, 18 + 6 24 25 दिन का एक तरह से एक मार्च निकली, जिन्होंने ये सॉल्ट लॉ तोड़ा। और फिर अंग्रेज़ों ने परमिशन दी थी हर भारतीय को कि वो अपनी कंजप्शन के लिए क्या कर सकता है, अपने यूज़ के लिए सॉल्ट समुद्र से क्या कर सकता है, सॉल्ट बना सकता है, लेकिन लार्ज स्केल पे बेचने के लिए नहीं बना सकता। ठीक है, और इसके बाद शुरू हुई क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ये शुरुआत थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। और इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि गांधी ने अल्टीमेटम दिया था 11 मार्च तक का। क्या, 11 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया था किनको, अंग्रेज़ों को, कि हमारी बातें सुन लीजिए, हमारा जो हमने मांगी हैं उनको सुन लीजिए, अदरवाइज़ हम एक सत्याग्रह शुरू कर देंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। लेकिन 11 तारीख तक अंग्रेज़ों ने नहीं सुनी, तो 12 मार्च को क्या शुरू हो गया, सॉल्ट सत्याग्रह या डांडी मार्च शुरू हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें जो मैं अभी यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ, हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। एक पढ़ा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और एक पढ़ा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत तरह से सिमिलर है और बहुत तरह से अलग भी है। ये दोनों मास मूवमेंट है, लेकिन ये 1920-21 में शुरू हुआ, ये 1930 में शुरू हुआ। ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उस समय खिलाफत का मुद्दा भी था, तो मुस्लिम्स और हिंदू एक साथ थे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मुस्लिम्स नहीं थे, हिंदू ही खाली वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कुछ लेवल पे मुस्लिम भी थे पर ज़्यादा नहीं। इसमें एक यूनिटी का वो था, लेकिन इसमें इतनी यूनिटी नहीं थी। ये क्यों बंद हुआ था, ये कि चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, जैसा हमने बात की थी, गोरखपुर विलेज जो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। वहाँ पे एक वायलेंस हुई थी, जब ये बंद कर दिया गया, गांधी ने विड्रॉ कर दिया था। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैसे हुई थी, एक पैक्ट हुआ था अंग्रेज़ों और गांधी के बीच में, और उसके बाद ये बंद हुई थी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें, ये भी मास स्ट्रगल थी, ये भी मास स्ट्रगल थी। ठीक है, इसमें ये चीज़ें याद रखनी है। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर डिफ्रेंशिएट करने आए, कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने लगे आपको, अगर दो ऑप्शन नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के हों, तो एक चीज़ याद रखनी है, नॉन कॉपरेशन क्या होता है, जब कॉपरेट नहीं करता आदमी। क्या नहीं करता, कॉपरेट नहीं करता। कॉपरेट कैसे नहीं करेगा, एक तरह से क्या करेगा, मतलब ऑफिस में जाना बंद कर देंगे। ठीक है,
ऐसे मतलब ऑफिस बंद कर दिया, स्कूल्स बंद हो गए, मतलब स्कूल में जाना बच्चों ने बंद कर दिया, ठीक है, तो कॉपरेट नहीं करेंगे। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस क्या होता है, जैसे यूअर्स ओबीडेंटली, ओबीडेंटली मतलब आज्ञाकारी, तो सिविल डिसओबीडियंस मतलब अनाज्ञाकारी, मतलब आज्ञा ना मानना, मतलब रूल्स ब्रेक करना, उसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को याद कर लेंगे, ठीक है। ये कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुई, इसको देखते हुए क्या किया अंग्रेज़ों ने, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात की कि ये होगी क्या, फर्स्ट इक्वल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब एक सर्कल होगा, उसके अराउंड सबको बराबरी में बिठाया जाएगा, बात की जाएगी, मीटिंग की जाएगी, इस तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और ये कहाँ होने वाली थी, लंदन में होने वाली थी, ब्रिटेन के, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो हुई है 12 नवंबर 1930 को। ये एक तरीके से याद रख लेंगे, 1930 में हुई एक, 1931 में हुई एक, और 1932 में हुई एक, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई, ठीक है। 30, 31, 32 ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखेंगे, 1931 में किसने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस ने। 1930 और 32 में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, ठीक है। तो पहले इनकी कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें 30 वाली में ब्रिटेन के साथ बहुत सारे लोग मतलब इंडिया की तरफ से गए थे, जिसमें B.R. अम्बेडकर थे, मुस्लिम लीग थी, बहुत सारी पार्टियां थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है। तो उसके बाद इसका कोई फैसला नहीं निकला, अंग्रेज़ों को मालूम पड़ा। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों को पता था कि अगर भारत की रिप्रेजेंटेशन असली में चाहिए तो हमें कांग्रेस को लाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस उस समय एक बहुत बड़ी पार्टी थी और मेनली इंडिया, पूरे इंडिया को ही रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो क्या हुआ कि इरविन, जो लॉर्ड इरविन थे, वो गांधी के पास गए, ठीक है। उसको दिल्ली में, दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। तो उन्होंने मार्च 5, 1931 को ये मांग रखी कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब एक तरह से मीटिंग हुई जिसमें कुछ बातें रखेंगे एक दूसरे के लिए। तो उसमें क्या प्रपोजल आया उनकी तरफ से कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर लीजिए और ज्वाइन कीजिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। और गवर्नमेंट ने अलाउ किया क्या, सॉल्ट बनाना और रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पकड़े गए थे, कहाँ, जो मतलब लॉ को डिसोबेड कर रहे थे, उन सबको जो पकड़ा गया था उनको छोड़ा गया, ठीक है। उसमें सब तरह के लोग छोड़े गए। और ऐसा कहा जाता है कि जो भगत सिंह को छुड़ाने की पावर थी वो गांधी के पास, गांधी इरविन पैक्ट में थी, लेकिन उन्होंने नहीं समर्थन किया किसका, अहिंसा का, क्योंकि वो अहिंसावादी थे, ठीक है। तो ऐसे ये याद रख लेंगे, ठीक है, थोड़ा रिलेट कर करके ही पढ़ेंगे हम। उसके बाद हुई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसा ही 1931 में हुई, ईयर इंपॉर्टेंट है, बाकी आप चीज़ें याद रखिए या नहीं रखिए। लेकिन इसमें भी कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकला, क्या नहीं निकला, कंक्रीट रिजल्ट नहीं निकला, ठीक है। इसमें गांधी किससे मेट किए, राम से मैकडोनल्ड से मिले, ये नहीं याद रखना है, मत रखिए, कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। इसके आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने के बाद B.R. अम्बेडकर की एक मांग थी कि जिस तरह से आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब मुस्लिम्स को मुस्लिम ही वोट डाल सकते हैं और मुस्लिम जो खड़े होंगे वो, तो वो चाहते थे कि क्या हो, एक तरह से दलित्स को भी सेम सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएं। लेकिन गांधी इसके खिलाफ थे। गांधी कहते थे कि अगर उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए तो वो एक तरह से एक और विभाजन हो जाएगा, मतलब डिवाइड हो जाएगी इंडियन सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी भी अंदर से डिवाइड हो जाएगी, जिसमें एक हिंदू होंगे अपर क्लास हिंदू, एक होंगे लोअर कास्ट हिंदू, ठीक है। तो इस तरह से तो गांधी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। तो यरवाड़ा जेल है महाराष्ट्र में, वहाँ पे गांधी अनशन, आमरण अनशन पे बैठ गए। उसके बाद अंबेडकर जी उनके पास गए और एक सेपरेट इलेक्टोरेट को अबॉलिश करने का वो किया, एक पैक्ट किया, ठीक है। उसमें पैक्ट किया और क्या हुआ, लेकिन गांधी ने भी उसके बदले मतलब अप्रॉक्सीमेटली 70 से बढ़कर 100 डबल सीट्स कर दी थी। किसकी, किसकी कर दी थी, दलित्स की, जो मतलब रिजर्वेशन जिसको कहते हैं, रिजर्वेशन, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट एक अलग कंसेप्ट है, रिजर्वेशन में खड़ा सिर्फ दलित या मतलब पिछड़े वर्ग का ही आदमी होगा, लेकिन वोट सारे डाल सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट में वोट भी वही लोग डालेंगे, उसी कम्युनिटी के लोग डालेंगे जिस कम्युनिटी का मेंबर खड़ा होगा, ठीक है, ये याद। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे हम, जैसे
पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, ये कब शुरू हुई, मतलब कब ये कंसेप्ट आया। तो सबसे पहले चौधरी रहमत अली जो था, इसने ये टर्म दी थी किसकी, पाकिस्तान जैसा कुछ कहा था कि पाकिस्तान क्या होगा कब, 1933 में, ठीक है। ये एक चीज़ याद रख लेंगे कि पाकिस्तान शब्द पहली बार कब आया, 1933 में। और एक और चीज़, टू नेशन थ्योरी की दो नेशन होंगे, ठीक है। टू नेशन थ्योरी किसने दी, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1943 में कराची सेशन में, ठीक है, ये टू नेशन थ्योरी दी। और ये भी स्लोगन दिया, क्या स्लोगन दिया, डिवाइड और क्विट, तोड़ो या छोड़ो, ठीक है। एक तरह से ये उनका एक नारा बन गया था, स्लोगन बन गया था, किसका, मुस्लिम लीग का, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, ठीक है। लेकिन उसके बाद इस पे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी। हम आगे बताएंगे कि पाकिस्तान कैसे बना, कैसे मतलब उसका विभाजन हुआ और कैसे उनको इंडिपेंडेंस मिली, ठीक है। तो फिर आगे चलते हैं, इसके अलावा आगे पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पे मैंने लिखे नहीं हैं लेकिन जानना ज़रूरी है, ठीक है। वो है कि इसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। ये कॉपी पे आप लिख लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर पहली बार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मतलब जो सेंटर है वो तो सेंटर रहेगा ही, जैसे ये कोई देश है सेंटर रहेगा ही, लेकिन इसमें छोटी छोटी स्टेट्स हैं, उनको एक तरह से ऑटोनॉमी दी गई कि आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं। और इसके लिए इलेक्शन भी होगी, ओपन फेयर इलेक्शन होगी। फेयर इलेक्शन होगी मतलब कुछ लोगों को राइट दिया जाएगा कि वो इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, कुछ खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो 1937 में जाके पहली बार एक इलेक्शन हुई जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने पार्टिसिपेट किया। पहले कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने मना कर दिया था, फिर दोनों पार्टिसिपेट किया और कांग्रेस को सभी स्टेट्स में मेजॉरिटी मिली। एक दो स्टेट में कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। और मुस्लिम लीग सिर्फ बंगाल में किसके साथ मिलके, कृषक पार्टी थी एक, किसके साथ मिलके, कृषक पार्टी, ठीक है, कृषक पार्टी के साथ मिलके इन्होंने कोलेशन में सरकार बनाई। पंजाब में जीती थी अकाली दल, कौन जीती थी पंजाब में, अकाली दल जीती थी उस समय, ठीक है। तो ये सिनेरियो था। सिंध में यूनियनिस्ट सॉरी, सिंध में एक सिंध पार्टी थी, सिंध की पार्टी थी, वो जीती थी, जिसको कहते हैं सिंध यूनाइटेड पार्टी, ठीक है। तो वो जीती थी एक। तो ये आप याद रख लें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या आया था, 1935 वाले में पहली बार प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी। और साथ में इलेक्शन हुई थी कब, 1937 में, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद आया था क्रिप्स मिशन। क्या आया था, क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 में, ठीक है। 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। इसमें क्या हुआ था कि वॉर जो है, क्रिप्स मिशन में क्या था कि क्रिप्स मिशन में वर्ल्ड वॉर टू काफ़ी बुरी स्थिति से चल रहा था। क्या, ब्रिटेन बहुत बुरी हालत में चल रहा था। तो उस समय क्रिप्स जो थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो कि ब्रिटिश का ऑफ़र लेके आए थे, क्या, डोमिनियन स्टेटस वाला, क्या कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा किसके बाद, आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। ये किस लिए लाया गया था, ताकि इंडियंस जो हैं वो सपोर्ट करें किनको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। इंडिया के सोल्जर्स जो थे वो तो पार्टिसिपेट कर ही रहे थे एक तरह से, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर इंडियन सोल्जर्स थे वो तो वॉर में पार्टिसिपेट कर ही रहे थे। लेकिन ये एक इंडियंस के पीपल का सपोर्ट लेने के लिए ऑफ़र लाया गया कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। जैसे डोमिनियन स्टेटस आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया भी है कि क्या होता है, तो वो दे दिया जाएगा। ये फाइनली इस तरह से आया था कि इससे पहले एक अगस्त ऑफर आया था, ठीक है। क्या बोलेंगे, AUEUST, अगस्त, मतलब उस महीने में आया था 8 अगस्त को, ठीक है। तो इसलिए इसको अगस्त ऑफर भी कहते हैं। इसमें भी ये दिया गया था कि डोमिनियन स्टेटस फ्यूचर में दे दिया जाएगा या फिर ऐसा ऐसा होगा। लेकिन इसको भी रिजेक्ट कर दिया था किसने, कांग्रेस ने। बट इसको अगस्त ऑफर को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। क्या किया था, एक्सेप्ट किया था कि हम इसको मानते हैं। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, एक सत्याग्रह के लिए आग्रह किया लोगों से कि क्या, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्या, एक अगर ये टर्म आपको दिखे, इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह मतलब आप अपने तौर पे सत्याग्रह कीजिए और इसमें
कुछ कांग्रेस के लीडर चूज़ किए गए जो जाएंगे लोगों के बीच, बात रखेंगे अपनी, और लोगों को सत्याग्रह करना सिखाएंगे भी और उनको हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो ये सब जब हो रहा था तब क्रिप्स, जब मतलब ब्रिटेन काफ़ी कमज़ोर स्थिति में आ गया, तो उन्होंने फाइनली क्रिप्स मिशन जो इंडिया को प्रपोज किया, लेकिन कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कह के कि दिस इज़ अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन कैशिंग। ठीक है, मतलब ये एक पुराना चेक है जिसको कैश नहीं किया जा सकता, अब तो डेट हो गई इसकी, अब क्या कैश करेंगे हम, अब तो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। क्या चाहिए? फाइनल इंडिपेंडेंस। तो क्रिप्स मिशन एक तरह से फेल हो गया था। ठीक है, इसको मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद आता है रिवोल्ट ऑफ 1942 और क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट हम इस तरह से याद रखेंगे कि ये थी एक लीडरलेस रिवॉल्ट। लीडरलेस इसलिए क्योंकि ये गांधी ने स्लोगन दिया था डू और डाई का, करो या मरो, और लोग इसको कैसे भी इंटरप्रेट करें, मतलब कैसे भी समझे, कैसे भी मरो, कैसे भी लड़ो, लेकिन हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, तो ये आया था 8 अगस्त 1942 को गांधी ने कॉल दी, और 9 अगस्त 1942 को, मतलब एक दिन बाद, सभी प्रोमिनेंट लीडर क्या कर लिए गए थे? बंद कर लिए थे, जेल में इम्प्रिजन कर लिए गए थे। तो ये लोगों द्वारा एक तरह से मूवमेंट चलाया गया। बहुत सारे लोकल लीडर बने जिन्होंने अपनी अपनी सरकारें बना ली थी छोटे छोटे प्रोविंसेस में। तो ये था, लेकिन ये डाई हो गई 1942 के लास्ट तक। आते 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 ये क्या हो गई? एंड हो गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन इसने एक काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था किस पे? ब्रिटेन पे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन एक तरह से खुद भी कमज़ोर हो चुका था, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, और साथ में मतलब इसमें क्या था, बहुत लार्ज मास पार्टिसिपेशन थी। एटलीस्ट 90,000 लोग गिरफ्तार हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट के नीचे। ठीक है, तो ये आप याद रख लेंगे। उसके आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की अभी ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसमें क्वेश्चन आने की कोई भी प्रोबेबिलिटी बन रही है। लेकिन अगर आपने इसमें जानना है, पहली बात तो सुभाष चंद्र बोस का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इंडियन लीग ज्वाइन की थी, मतलब इसको रहने दीजिए। चलो, रानी ऑफ झांसी, झांसी की रानी एक बटालियन थी किसकी? इंडियन नेशनल आर्मी की। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख लीजिए। हेडक्वार्टर था इनका रंगून और सिंगापुर में। ठीक है, रास बिहारी बोस जो थे, ठीक है, एक भागे हुए प्रिजनर थे इंडिया से। ठीक है, मतलब एक अपराधी थे भागे हुए, जो लीडरशिप संभाल रहे थे उस टाइम पे, जिन्होंने हैंड ओवर की थी किनको? सुभाष चंद्र बोस को, इसकी कमान इंडियन नेशनल आर्मी की। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल आर्मी हो बनती नहीं है। लास्ट में बहुत सारे 20,000 के आसपास शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इतने के आसपास सोल्जर्स जो थे वो मतलब पकड़े गए थे किसके बाद? जब क्या हो गया था, मतलब ब्रिटेन जीत गई थी जापान से, और जापान ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो 20,000 के आसपास, 20,000 के आसपास इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को पकड़ा गया था, और उनके ऊपर ट्रायल चलाया गया था। और इसमें सारे कल्चर के लोग थे, अलग अलग तरह के लोग थे, मतलब हिंदू, मुस्लिम, सरदार, सिख, मतलब सब तरह के लोग थे। तो इसकी वजह से भी एक तरह से भारत में इनके खिलाफ सांत्वना बनी, और एक तरह से एक और मूवमेंट आगे बढ़ी, जिसमें एक तरह से इंडियन, जो ब्रिटेन की नेवी थी जिसमें इंडियन आदमी थे, उन्होंने भी रिवॉल्ट कर दिया। तो उसके मतलब उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हुआ कि जो ब्रिटेन वाले थे उनको समझ आ गया था कि अब भारत ब्रिटेन के कंट्रोल में नहीं रहने वाला, तो डोमिनियन स्टेटस देने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने एक तरह से क्या अब देना शुरू किया? उन्होंने कहा हम क्या देंगे आपको? फाइनल आज़ादी देंगे। और क्या भेजा? कैबिनेट मिशन प्लान। क्या भेजा? कैबिनेट मिशन प्लान, सॉरी, कैबिनेट मिशन प्लान भेजा 1946 में। कब भेजा? 1946 में। इसके मेंबर कौन 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 थे? विलियम पैट्रिक लॉरेंस अलेक्जेंडर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। जो क्रिप्स मिशन आया था उसका जो मेंबर था स्टैनफोर्ड क्रिप्स, वो इसका भी था। तो इसमें क्या था? रिजेक्ट कर दिया था डिमांड फॉर पाकिस्तान, मतलब मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी उसको रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं होगी, कोई मुस्लिम लीग नहीं बनेगी। ठीक है, प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी जाएगी। ठीक है, और रेजिड्यू पावर, मतलब ये छोड़ दीजिए, आपके काम का नहीं है, थोड़ा ज़्यादा समझना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, और इसको दोनों ने एक्सेप्ट किया था कि इन्होंने, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने। ठीक है, तो
उसके बाद जब ये कैबिनेट मिशन प्लान फाइनली अप्रूव हो गया, इसमें डाला गया कि क्या बनेगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एटले जो थे 20 फरवरी 1947 को उन्होंने डेट अनाउंस कर दी कि विड्रॉवल कर लेंगे 30 जून 1948 को। 30 जून 1948 को भारत से अंग्रेज़ निकल जाएंगे, उनको आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, 30 जून तो 1948 से पहले ही एक्चुअली हमें आज़ादी मिल गई। कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन उन्होंने जो डेट डिसाइड की थी वो कितनी थी? 48 की थी। ठीक है, पहले। तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी। ठीक है, 9 दिसंबर को मीट द इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उसको प्रेसाइड किया, मतलब उस प्रेसिडेंट जो उस समय थे, स्पीकर कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन बीच में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, और उन्होंने एक चीज़ अनाउंस की। क्या रेजोल्यूशन किया? डायरेक्ट एक्शन रेजोल्यूशन, डायरेक्ट एक्शन डे भी कह सकते हैं इसको। इसमें क्या था? इन्होंने बोला कि हम डायरेक्ट हिंदुओं को मारेंगे या कत्लेआम करेंगे, लेकिन हमें पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे राइट्स हुए जिसमें बहुत सारे हिंदू मुस्लिम्स मारे गए, बाद में आर्मी ने कंट्रोल ले लिया। ठीक है, और क्या किया? हाँ, जब ये आया। ठीक है, और बाद में पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया कितना? 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, रेजोल्यूशन डे। और उसके उपलक्ष्य में, मतलब उसके बाद राइट्स हुए। उसके बाद जिन्ना ने पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया, एक बार याद कर लेंगे, 27 मार्च 1947। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता, हम क्यों पाकिस्तान डे याद करेंगे इंडिया के इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, तो फिर ये, लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे याद रखेंगे कि ये किस डिमांड के ऊपर था और किसने, जिन्ना ने दिया था। और इसमें हुआ क्या था? राइट्स हुए थे कहाँ? बंगाल में राइट्स हुए थे, थोड़े पंजाब में राइट्स हुए थे। ठीक है, और उसके बाद अंग्रेज़ों को समझ आया कि ठीक है, हम, अंग्रेज़ों ने ये डिमांड मानी कि इतने कत्लेआम से अच्छा है हम इंडिया और पाकिस्तान को दो एक अलग अलग देश बना दें। ठीक है, उसके बाद माउंट बैटन प्लान आया। माउंट बैटन प्लान सिर्फ इसलिए आया था, माउंट बैटन प्लान 3 जून 1947 को आया था। ईयर मेन मेन याद रख लेंगे, महीना याद रहता है, डेट याद रहती है, तो सोने पे सुहागे वाली बात है। तो इन्होंने फिर इंडिया को डिवाइड किया, इंडिया और पाकिस्तान को, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन साइज, किस कम्युनिटी का पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, उसमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। प्रिंसली स्टेट को ऑप्शन दिया गया कि इंडिपेंडेंट रहना है या किसी का, इंडिया का पार्ट बन जाना है या फिर पाकिस्तान का पार्ट बनना है। ठीक है, बाउंड्री कमीशन लाई गई इसमें रेड क्लिफ के अंडर, जिसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। किसको? इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। और उसने डिवाइड किया किसको? इंडिया पाकिस्तान, मतलब इंडिया बांग्लादेश। उस टाइम पे एक ही, मतलब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, तो रेड क्लिफ लाइन ही कहेंगे उसको भी। पार्टीशन और इंडिपेंडेंस हुई, इंडिपेंडेंस एक्ट आया गया 1947 में। ये एक आप क्रोनोलॉजी, मतलब अगर आपको ऐसे नहीं याद रह रहा है तो जैसे मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको मत लिखिए, पर एक जैसे नाम लिख लीजिए, इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, माउंट बैटन प्लान, डेट के हिसाब से मतलब ये चीज़ें याद रहेंगी कि साथ साथ हुए थे। और इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दी गई 15 अगस्त 1947 को, और पाकिस्तान ने कब ली? 14 अगस्त 1947 को। उनको भाई हर चीज़ में आगे रहना था। ठीक है, ऐसे ही चलो कुछ भी बोल देते हैं। तो उनको क्या क्या मिला? क्या क्या मिला उनको? सिंध मिला, ब्रिटिश बलूचिस्तान मिला, बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, जो अभी पाकिस्तान पंजाब के ऊपर वाला हिस्सा है नॉर्थ में, वेस्ट पंजाब मिला, और ईस्ट बंगाल मिला। ठीक है, जिसको बांग्लादेश कहते हैं अभी हम। और इंडिया, और ये इंडिया को कश्मीर, जूनागढ़, गोवा, पौंडीचेरी, पौंडीचेरी फ्रेंच के अंडर था, गोवा पुर्तगालियों के अंडर था, पोर्टुगीज़ के अंडर था, जो लेटर इंडिया में आए। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी क्या? मॉडर्न हिस्ट्री। इतने तक हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है जैसे फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में बताने का, या कोई मूवमेंट्स हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय की मूवमेंट है, सरस्वती विद्यासागर की मूवमेंट है, कोई ऐसा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूवमेंट है। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट्स की हम एक वीडियो लेके आएंगे, अगर ज़रूरी हुआ तो वो हम देख लेंगे कि कितना अभी इतने दिनों में कैसे एडजस्ट करना है। रोज़ अगर वीडियो डालेंगे तो कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा पोर्शन भी नहीं होना चाहिए, उतना ही पोर्शन हमने देखना है जितना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सके, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चलना है। इतना
कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो इतना आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इसके बाद हम देख लेंगे ये न्यूज़पेपर जनरल्स, मैंने कुछ चीज़ें ये डाल के रखी हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर जनरल्स इम्पोर्टेंट नहीं है, फेमस पर्सनैलिटीज़ अगर हो जाए तो शायद हम कर लेंगे, और रिफॉर्म रिलीजियस मूवमेंट्स वगैरह जो आई थी तो देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो तभी वीडियो आएगी, अगर नहीं पड़ी तो हम वीडियो नहीं लाएंगे। उसके अलावा एमसीक्यू का सेशन अगला लाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, एक बार फिर से धन्यवाद। कॉम्पिटिटिव सक्सेस फैक्टर को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक सब कुछ कर दीजिए, और जिनको ज़रूरत है, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको दीजिए, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।